श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे मकर संक्रांति कब मनाएं। अब देखिए, उत्तरायण सूर्य लगभग 21 दिसंबर को हो जाता है। 21 दिसंबर को सूर्य उत्तरायण होता है और हमारी मकर संक्रांति लगती है लगभग 14 या अब 15 जनवरी भी लगती है। कभी कभी 14-15 जनवरी में हमारी मकर संक्रांति का प्रवेश होता है। हम यहाँ से उत्तरायण मानते हैं। देखिए, वर्तमान में जो अयनांश हैं वो 24 डिग्री के लगभग चल रहे हैं और जब सूर्य को सायन बनाते हैं तो सायन सूर्य मकर राशि पर जो प्रवेश करता है वो 21 दिसंबर को करता है। 21 दिसंबर को या 20 या 22, 20, 21, 22 में से एक, और वैसे तो 21 ही फिक्स है। और कभी कभी वो फरवरी 29 दिन आने से एक आध दिन आगे पीछे हो जाया करता है, परंतु हम 21 को ही लेके चलते हैं। 21 दिसंबर को सायन सूर्य मकर राशि पर आता है और इसी दिन से सूर्य का उत्तरायण प्रवेश हो जाता है। उत्तरायण प्रवेश। तो कई लोगों ने ये प्रश्न किया मेरे से कि आप इस पर एक प्रकाश डालें कि जब उत्तरायण सूर्य 21 दिसंबर से हो जाता है तो हम फिर 14 जनवरी को या 15 जनवरी को मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, उत्तरायण यहाँ से क्यों मानते हैं। तो देखिए, इसमें भी आपको मैं भेद बताता हूँ कि कुछ लोग जो बेतुके प्रश्न करते हैं वे ये करते हैं कि चूंकि पहले अयनांश शून्य था और शून्य होने से सारी ऋतुएं, अयन, गोल आदि का जो प्रवेश है वो उसी दिनांक में हो जाया करता था, परंतु जो सायन मान वाले हैं वो ये कहते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्तियों ने वो अयनांश घटाकर निर्यण पद्धति को चला दिया, बाकी पहले ऐसा प्रचलन में नहीं था। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि सूर्य सिद्धांत जो सबसे पहले ज्योतिष की पुस्तक है उसमें अयनांश के ऊपर लिखा गया है। मेरे पास 2 स्थानों की छपी हुई सूर्य सिद्धांत है और दोनों में ही अयनांश कैसे निकालें और निर्यण सूर्य कैसे आएगा, सायन सूर्य कैसे आएगा, इसकी प्रक्रिया दी गई है। अब कुछ ये कहते हैं नहीं, सूर्य सिद्धांत में तो ये बातें कुछ बाद में जोड़ दी गई, तो भाई हम ये मान लेते हैं कि अयनांश की बात भी बाद में जोड़ दी। तो आप के पास ऐसा कौन सा सूर्य सिद्धांत है जिसमें अयनांश की प्रक्रिया नहीं दी गई है? कृपया आप वो पुराने छापे का एक सूर्य सिद्धांत बताएं जिसमें जो अयनांश निकालने की प्रक्रिया नहीं दी गई हो और ग्रहों को सायन बनाना नहीं बताया गया हो। सूर्य सिद्धांत से आने वाले ग्रह स्पष्ट, निर्यण ग्रह स्पष्ट ही आते हैं, सायन नहीं आते हैं। तो देखिए, जब निर्यण ही आते हैं तो वो कौन सा सूर्य सिद्धांत है जिसकी आप बार बार कहते हैं भाई सूर्य सिद्धांत में या अयनांश बाद में जोड़े तो सायन ग्रह आने वाला सूर्य सिद्धांत आप बताएं। ऐसा कुछ नहीं है, परंतु लोगों को कुछ भी फेंकना है। अब देखिए,
अयनांश के संबंध में सूर्य सिद्धांत में दिया है कि एक जहाँ तक हमारे युग कुल दिन भुक्त हुए हों सृष्टि के आरंभ से आज तक, उसमें युग को दिन का वो भाग लगाना, उसमें इसका गुणा करना, गुणा करने पर उसका भगन आएगा, भगन काल को निकालना, बाकी अवशेष राशि बचेगी, अवशेष राशि का भुज बनाना, भुज बनाने के बाद भुज बनाएंगे तो भुज हमेशा ही 90 डिग्री या उससे कम आएगा। भुज हमेशा ही 90 डिग्री से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। भुज हमेशा ही 90 डिग्री से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा, और हाईएस्ट मान उस भुज का होगा 90 डिग्री। तो भुज में 3 का गुणा करना और 10 का भाग लगाना तो अयनांश प्राप्त होंगे। ये सूर्य सिद्धांत का गणित कहता है। तो हाईएस्ट अयनांश होंगे वो 9 × 27 270/10, अर्थात अधिकतम अयनांश जो होंगे वो 27 डिग्री होंगे। और जब 27 डिग्री पर अयनांश पहुंच जाएंगे तो वापस घटना प्रारंभ कर देंगे। अब जब वो अयनांश घटना प्रारंभ कर देंगे तो वापस 0 पर चले जाएंगे। तो ये तो बात हुई हमारे अयनांश घटने बढ़ने वाली, परंतु एक बात और आती है, वो ये आती है कि संक्रांति का क्या भेद है। अब देखिए, वास्तव में जब सूर्य सायन मान से मकर में प्रवेश करता है तो ही उत्तरायण होता था, होता है और होता रहेगा, क्योंकि जो वास्तविक दृश्य स्थिति है वो यही सायन मान है, और जो हमारा निरीयण मान है वो दृश्य स्थिति नहीं है। अब नहीं है तो हम उसको क्यों माने। देखिए, हमारे जो जितने भी दिव्य दृष्टा ऋषि हुए हैं उनका ये कहना था कि हम निरीयण ग्रह स्पष्ट को ही उपयोग में लें और उससे साधन की जाने वाली तिथि नक्षत्र योगकरण को ही अपनावें। हम उन पूर्व विद्वानों के मत के अनुसार इन चीज़ों को लिए हुए हैं। अब यदि हम हमारा 1.5 अक्कल लगाएंगे, मतलब 1.5 बुद्धि लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा वो भी बता देता हूं मैं आपको। उसमें ये होगा कि कार्तिक की पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र आना चाहिए, वो नहीं आएगा। अब आप कहेंगे नहीं आए तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो हमारे जो संहिता ग्रंथ हैं उनमें फल ऐसा ही लिखा गया है कि कार्तिक की पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र हो तो सुभिक्ष होगा, अगर रोहिणी हो तो ऐसा होगा, मृगशिरा हो तो ऐसा होगा, भरणी हो तो ऐसा होगा। ये फल लिखा गया है। ऐसे अक्षय तृतीया का लिखा गया है, वैशाख की पूर्णिमा का लिखा गया है। ऐसे ही कई योग लिखे गए हैं जो वो नक्षत्र वहाँ मिलना चाहिए तो ऐसी स्थिति बनेगी। अब दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि मंगलवार, शतविशा नक्षत्र और अमावस्या, ये तीनों का योग यदि मध्य रात्रि में मिलता हो तो उस दिन वो लिखने से जो है बहुत पुण्य की प्राप्ति होती, मतलब सिद्धि प्राप्त होती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो वो योग भी आपका वहाँ नहीं मिलेगा। तो ऐसे यदि हम उस सायन पद्धति को लेंगे तो हमारे शास्त्रों में, संहिता ग्रंथों में जो फल बताया है वो सारा गलत हो जाएगा। उन पूर्व पुरुषों ने कुछ बुद्धि लगाकर, कुछ विचार करके ही इन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, और प्रतिपादित किया है तो वे गलत नहीं है। यदि अयनांशा अधिकतम होते हैं 27 डिग्री तो हमारी जो ऋतुएं हैं 27 दिन आगे जाएगी, वापस घटती 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 वहीं आके स्थिर हो जाएगी। अब कुछ कहते हैं अयनांश भी ऋणात्मक होंगे। अयनांश ऋणात्मक इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि
कोई भी कोण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। कोण इधर बने या इधर बने, माप जिसको माप कहते हैं, माप हमेशा धनात्मक होती है, ऋण में माप कभी नहीं चलती है। अगर हम इस कोण को इधर से मापते हुए ऐसे चलेंगे तो वो ऋणात्मक कहाँ हुआ, और उसको भी ऐसे ले जाएंगे तो भी ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि यहां से ही कोण मापा जाएगा, और यहां तक आ जाएंगे तो भी कोण 360 तक चला जाएगा, तो उसको ऋणात्मक कह ही नहीं सकते हैं। क्योंकि किसी भी पिंड की गति कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, वो चाहे इधर चले या चाहे इधर चले, वो धन में ही चलेगा। तो इसलिए ऋणात्मक अयनांश कभी नहीं होंगे। और यदि हम इस सूर्य सिद्धांत के सूत्र को देखें तो हमेशा ही +27 पर जाकर और वापस 0 पर अयनांश आ जाएंगे। और अब आप समझ चुके होंगे कि हम उत्तरायण तो चाहे 21 दिसंबर को प्रवेश होगा, परंतु हम मकर संक्रांति को इसलिए मनाएंगे क्योंकि हमारे पूर्व पुरुष, या जिसको कहते हैं पूर्व के विद्वान, जो हमें निर्देश दे गए हैं कि सायन से तो उत्तरायण प्रारंभ होगा, परंतु आपको मकर संक्रांति निर्यण वाली मनाना है। पूरे भारत में निर्यण पद्धति को ही स्वीकार किया गया है, और 99% पंचांग निर्यण पद्धति से ही बनते हैं, कुछ पंचांगों को छोड़ दें तो। और जब इस पद्धति से बनते हैं निर्यण पद्धति से, तो हमारा जब मकर पर सूर्य आएगा निर्यण मान से, तो ही हम उसे मकर संक्रांति मानेंगे। अब आप समझ चुके होंगे कि हमें मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही क्यों मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्व पुरुषों ने ये निर्देश दिया है। अब जो सूर्य है सायन वाला, वो पंचांगों में लिखा होता है। श्री भादो माता पंचांग जो आपने देखा होगा, उसमें लिखा जाता है सायन सूर्य मेष पर, सायन सूर्य वृषभ पर। यह श्री भादो माता पंचांग है, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से लिखा है कि सायन सूर्य मेष पर, सायन सूर्य वृषभ पर, वो यही वाला मान है। और निर्यण वाले को लिखते हैं सूर्य मेष राशि पर, सूर्य वृषभ राशि पर। अब यदि हम निर्णय सागर पंचांग को लें या श्रीधर शिवलाल पंचांग को लें, तो उनमें जो लिखा रहता है उनमें भानु लिखा रहता है। ये वाला लिखते हैं भानु, मकरे भानु। और जो वो है आपका निर्यण सूर्य, उसको लिखते हैं मेषे अर्कः, वृषभे अर्कः। अर्क का अर्थ है सूर्य, वृषभ पर सूर्य, वृषभ मेष पर सूर्य। और भानु का भी अर्थ है सूर्य, मेषे भानु, वृषभे भानु, परंतु भानु का अर्थ उनने लिया है कि सायन सूर्य। भानु कहते हैं वो सायन सूर्य को, इसलिए वहां निर्देश रहता है भानु, मकरे भानु, मेषे भानु, वृषभे भानु। ये भानु का अर्थ वहां ये लगाया जाता है, और अर्क का अर्थ वो सूर्य से लगाया जाता है। तो इस प्रकार शायद आपकी ये समस्या का समाधान हुआ होगा कि सूर्य मकर राशि पर क्यों माना जावे। इसलिए कि हमारे पूर्व पुरुषों ने निर्देश दिए हैं, और वो इतनी पूरी गणित जानते थे। अयनांश को बाद में जोड़ा नहीं गया है, अयनांश का गणित हमारे पूर्व पुरुष पहले से ही जानते थे, जिस दिन उन्होंने ज्योतिष गणित की पुस्तक लिखी थी। इसलिए हम उनके ज्ञान को नकार नहीं सकते हैं। आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।